दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स वेब में। दोस्तों कल जो क्लास आई थी परसों, थोड़ा उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए और उसमें दिख भी नहीं रहा था क्योंकि थोड़ा सेटिंग में प्रॉब्लम हो गई थी और ब्लर आ रहा था। तो इसलिए आज वही क्लास मैं दोबारा आप लोगों के लिए फिर अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि इस क्लास में बेसिक बहुत सी बातें हैं जो आप लोगों को पता भी है। और जो नया सब स्टाफ टू क्लर्क के लिए एग्जाम देगा जनवरी फरवरी या दिसंबर में, तो उन भाइयों को भी थोड़ा पता लग जाएगा। तो आप एक बार फिर इसको क्लास को दोबारा देखें और सुने। और इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ कि अगेन दोबारा वही क्लास आ रही है, क्योंकि उसमें तो आपने देखा ही है कि साफ कुछ नहीं दिख रहा है। और इसमें थोड़ा बहुत, इसमें तो पूरे साफ दिख रहा है वैसे, और आपको पता लग जाएगा कि हाँ, क्योंकि क्लास को इसमें ब्रीफ किया गया है बेसिक से लेकर और हाई तक। तो मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि मैं पहले प्रीवियस इसी क्लास को बता चुका हूँ। तो मैं मैक्सिमम 10 से 15 मिनट दूंगा आप लोगों की। तो आप लोग इसको फटाफट से देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा सर क्लास आज सही है, आवाज भी आज सही है, क्योंकि आज नया एक और माइक लेके आया हूँ। क्योंकि सब जितने भी थे सब स्टाफ वो कह रहे थे सर आवाज साफ नहीं आती, साफ नहीं आती। तो मैं एक और नया खरीद के ले आऊं। मैं बोला चलो, अगर किसी भाई का भला होता है तो उसमें हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरू करता हूँ। आज का जो पहला पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रीमियम ऑफ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। फिर ये ब्रीफिंग की बात आती है कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना JJBY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और योजना, ये चीजें आपके पेपर में भी आएंगी, क्योंकि उसमें आपको फुल फॉर्म भी पूछी जाएगी। तो इसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का प्रीमियम कितना होगा, ये क्वेश्चन है। और ऑप्शन है 20 रुपए, 96 रुपए, 436 रुपए और 12 रुपए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपने उस दिन देख ही लिया होगा, 436 रुपए। और कमेंट बॉक्स में आज ये भी बताना है कि आपके कितने मार्क्स आए, आपने कितने सही किए अपने उससे, अपने मन से। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रीमियम ऑफ प्रधानमंत्री SBY। अब पहले था प्रधानमंत्री JJBY, अब है प्रधानमंत्री SBY। अगर मैं इसकी बात करूं तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसका प्रीमियम कितना होगा। इसीलिए आपको हिंदी में भी प्रोवाइड करा जा रहा है, ताकि सब स्टाफ भाई और हमारे जैसे हैं जो कि कई इंग्लिश थोड़ा दिक्कत होती है, तो हिंदी में नॉर्मली पता लग जाएगा, तो कोई समस्या नहीं आएगी। पहला ऑप्शन है 436 रुपए, 12 रुपए, 20 रुपए या 96 रुपए। ऑप्शन पहले ही बता चुका हूं कि 20 रुपए इसका आंसर है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग कम्स इन द फील्ड ऑफ प्राइवेट सेक्टर। इनमें से कौन कौन प्रायोरिटी सेक्टर के क्षेत्र में आता है। आपको तो पता ही है प्रायोरिटी सेक्टर, शायद आपको पता नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए डीप में जाना पड़ेगा प्रायोरिटी सेक्टर के लिए। तो पहला आता है एग्रीकल्चर, कृषि, MSME या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर या ऑल ऑफ द अबव। तो जो प्रायोरिटी सेक्टर है उसमें ये सब चीजें आती है। और आपको उस दिन नहीं दिख रहा था कि क्या क्या है प्रायोरिटी सेक्टर में, इसलिए मैंने नीचे ये भी लिखा है, कृषि, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, निर्यात, शिक्षा, आवास, सामाजिक संरचना, नव नवकरणीय ऊर्जा और कुछ अन्य क्षेत्र इसमें शामिल है। तो पेपर में यही पूछा जाता है कि इनमें से कौन MSME में नहीं आता। तो फिर आपको कोई और दे दिया जाएगा, आ जाएगा उसमें खेल कूद या कुछ अन्य, तो आप उसको नहीं कर पाओगे। इसलिए इनको भी थोड़ा एक बार मोटा मोटा देख लेना कि कौन MSME के फील्ड में नहीं आता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ECS। ECS की फुल फॉर्म होगी इलेक्ट्रॉनिक करंट शेयर, इलेक्ट्रॉनिक करंट सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस या इनमें से कोई नहीं। तो इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो होगी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। अगला है हु सेटल्स RTGS और NEFT। क्वेश्चन बेसिक है लेकिन क्वेश्चनों में दम है कि इनमें से कि जो RTGS और NEFT है ना, उसको कौन सेटल किया है, किसने सेटल किया उनको। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने या RBI ने या फाइनेंस मिनिस्टर ने। तो जो NEFT और RTGS है
उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेटल्ड किया हुआ है। और नीचे आपके एक्सप्लेन ने आज एक्सप्लेन भी कर रखा है, आपको उस दिन नहीं दिखाई दिया था कि भारतीय रिजर्व बैंक ने एनईएफटी, एनईएफटी की अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, दोनों ही सिस्टम लॉन्च किए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। आपको इसीलिए हिंदी में भी ये चीजें प्रोवाइड कराई जा रही है एक्सप्लेन से नीचे, और हाईलाइट किया है मैंने ताकि आप एक बार देखें और आपकी नजर उस पर अगर पड़ेगी तो आप इजीली उसको ऑप्शन आएंगे तो क्रैक कर पाओगे पेपर में। मेरा मेन यही मोटो है ऑप्शन देने का कि आपको, मैं हाथ से भी लिख सकता था पेपर में, लेकिन मैंने सोचा कि जैसे आपको पीसी या कंप्यूटर या लैपटॉप पे आएगा, जहां आप पेपर दोगे कंप्यूटर पे, तो आपको स्क्रीन में ऐसे ही दिखनी चाहिए, आप वहां जाके कंफ्यूज या डरो मत। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाई रिस्क कस्टमर पीरियड ऑफ केवाईसी। अब जो रिस्क मैनेजमेंट होता है ना, जो रिस्क होता है, एक होता है हाई रिस्क, एक होता है मीडियम रिस्क, एक होता है लो रिस्क। क्या होता है इनका जो केवाईसी जमा कराने का ना टाइम पीरियड होता है, एक होता है हाई रिस्क जो सेठ लोग होते हैं, अमीर लोग, फिर एक होता है मीडियम लोग, और एक होता है लो रिस्क जो हम हैं, जो हमारे रहते हैं 2-4 हजार रुपए बैंक में, तो उनका टाइम पीरियड होता है कि केवाईसी कब कब करना है। केवाईसी मतलब कि आपने कब अपना पहचान वहां बतानी है कि हाँ भाई मैं अभी हूं यहाँ पे, ऐसे नहीं मैं मरा नहीं हूं। तो वो केवाईसी उनको, जो हाई रिस्क वाले होते हैं जिनके पास ज्यादा रुपए होते हैं, उनको कितने साल में जमा करानी है, और मीडियम वालों को कितने में, और जो लो हमारे जैसे हैं लोग वो कितने साल में जमा कराएंगे। तो अगर ऑप्शन है पहला 10 साल, दूसरा 8 साल, तीसरा 2 साल, और चौथा है 5 साल। लेकिन जो हाई रिस्क वाले हैं, जिनकी ज्यादा अमाउंट होता है, वो हर 2 साल में, अगर उनके बैंक में अकाउंट है, 2 साल में अपना केवाईसी कराते हैं। और अगर मैं मीडियम की बात करूं तो मीडियम वाले कराते हैं 8 साल में, और जो हमारे जैसे हैं उनके लिए तो बहुत लंबा टाइम है, उनके तो रुपए ही बहुत कम होते हैं, तो वो हर 10 साल में अपना केवाईसी करवाते हैं। आजकल तो मैसेज भी आया था ऑनलाइन के ई केवाईसी भी होता है आजकल तो आजकल वैसे कोई दिक्कत है नहीं, ई केवाईसी हो जाता है, आपको थंब इम्प्रेशन करना पड़ेगा बस। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एस इन एम एस एम ई। ये तो नॉर्मल है, इसका आंसर है स्मॉल, इस एस का आंसर है स्मॉल। ठीक है भाई। नेक्स्ट, आपको मैंने पिछले उसमें एक क्वेश्चन पूछा था, लेकिन आपने इसका जवाब नहीं दिया, तो कोई बात नहीं, फिर दोबारा आज सेम क्वेश्चन है। एनपीएस की आयु कितनी है। जो एनपीएस होता है ना, नेशनल पेंशन स्कीम, क्या होता है, जब आप सरकारी नौकरी करते हैं तो हर बंदे के लिए ये चीज लागू होती है कि आपने, पहले तो पेंशन थी, ओल्ड पेंशन, ओपीएस, ओल्ड पेंशन सिस्टम, पहले ओपीएस था, लेकिन उसकी जगह सरकार ने क्या किया, एनपीएस लिया है, और इस एनपीएस को भी खत्म कर दिया है अभी, और अभी कुछ और ही लेके घूम रहे हो कि तुम ये कराओ वो कराओ। लेकिन फिलहाल अभी हम एनपीएस में हैं, तो एनपीएस की जो एनपीएस की मैंने फुल फॉर्म बता दी। तो ये कितने से कितने आयु के कस्टमर के लिए, ये कितने से कितने आयु के लोगों के लिए, कस्टमर तो क्या बोलूंगा मैं, जो सर्विस कर रहे हैं 18 से लेकर 40 तक, 21 से 65, 18 से 70, या 21 से 65। तो इसका है 18 से 70 के बीच में जो भी आदमी नौकरी लगता है, आपका भी एनपीएस कट रहा होगा। अगर आप अपनी पे स्लिप देखेंगे तो पे स्लिप के राइट में एक ऐसा ऐसा वो बना होगा कॉलम, तो वहां पे लिखा होगा एनपीएस, और यहाँ पे लिखा होगा 2500, 2000, जितना भी आपका कट रहा होगा, 3000, और यहाँ पे टोटल अमाउंट। तो जब आप पेंशन जाओगे तो सरकार क्या करती है, बैंक क्या करता है कि इसके अकॉर्डिंग आपको रुपए देती है, फिर मतलब आपको पर मंथ 2000, 3000, जितना भी आपका पेंशन होगा। पहले तो ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन 2004 के बाद जो पेंशन बंद हुई है, उसके बाद इस एनपीएस को लाया गया है, तो तब आपको उसके बिहाफ पे पेंशन मिलेगी, आपकी पेंशन बनेगी कितनी। तो ये है एनपीएस, ये मोटा मोटा है एनपीएस का। नेक्स्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन द गार्निशी एंड कोर्ट। गार्निशी और कोर्ट के बीच में क्या संबंध है। तो आपको ये टर्म सुनने को मिलेगी जब इस चैप्टर की क्लास आएगी, गार्निशी क्या है,
और कोड क्या है, थोड़ा बहुत समझना है, ज्यादा नहीं, क्योंकि हमने सब स्टाफ से कलर का पेपर देना है, हमने कोई अधिकारी का पेपर नहीं देना है, लेकिन थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग बैंक में नौकरी कर रहे हैं, बैंक में जॉब करते हैं, तो इस चीज के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। तो गार्नेसी और कोड के बीच में क्या संबंध होता है? क्रेडिटर, डेबिटर, डेबिटर ट्रस्टी, ट्रस्टी बेनिफिशियरी, ड्रॉवर या ड्रॉई। तो जो गार्नेसी और कोड के बीच में संबंध है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, ट्रस्टी और बेनिफिशियरी। नेक्स्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन द बैंक एंड द हायर ऑफ द लॉकर इज दैट ऑफ। जो बैंक में जो लॉकर लेते हैं ना, जो लोग, जो मतलब पैसे वाले होते हैं, अमीर होते हैं, जिनके पास बहुत धन होता है, तो वो बैंक में जो लोन लेते हैं, तो क्वेश्चन ये है कि जो बैंक और वो जो लॉकर लेने वाला आदमी है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन रहेगा? जैसे रिलेशन होता है ना, क्रेडिटर हो गया, डेबिटर हो गया, और लेसर लेसी हो गया, प्रिंसिपल एजेंट हो गया, तो वैसे इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन रहेगा? डेबिटर क्रेडिटर, ये तो मैंने ऊपर बता दिया, वो नहीं है। प्रिंसिपल एजेंट, लेसर या लेसी, और ट्रस्टी या बेनिफिशियरी। तो इन दोनों के बीच में रहेगा लेसर और लेसी का संबंध या रिलेशनशिप, ये रहेगा। हिंदी में भी जरूर देखें, जो हिंदी में लिखा है उसको भी जरूर देखें, हिंदी में बहुत जल्दी समझ में आता भी है और आदमी पकड़ भी लेता है। इसलिए ये फैसिलिटी आप लोग को उपलब्ध की गई है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम भी लगता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो चेक है, चेक की वैधता कितनी होती है? हाउ मेनी डेज इज द वैलिडिटी ऑफ अ चेक? चेक की जो वैलिडिटी होती है वो कितने दिन होती है? कि मतलब आपने आज चेक बना दिया और उसमें लिख दिया सब कुछ, अमाउंट भर दिया, ये भर दिया, तो वो कितने दिन तक चलेगा? 120 दिन तक, 60 दिन तक, 90 दिन तक, 180 दिन तक? तो वो चलता है मात्र 3 महीने। 3 महीने बोले तो 90 दिन चलता है। 90 दिन के बाद फिर उस चेक को वैलिड नहीं माना जाता है। ठीक है, अगला है, आज स्पीड इसलिए हो रहा है, कोई बोल रहा होगा सर बहुत स्पीड हो रहा है, कि जो भी अगर आदमी अगर पहली बार देखेगा तो सॉरी, उसके लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुकी है क्लास। तो इस क्लास को होने के बाद तो ये दोबारा, क्योंकि ब्लर हो गई थी, आया नहीं था, तो इसलिए इसको दोबारा दिया जा रहा है ताकि आप लोग अच्छे से इसको देख सकें। नेक्स्ट, व्हाट इज द व्हाट इन द वेलकम किट? वेलकम किट क्या होता है? वेलकम किट थोड़ा बहुत बता देता हूँ, वैसे मैंने बता रखा है। वेलकम किट, जब कोई भी कस्टमर नया खाता खुलवाता है तो उसको वेलकम किट दिया जाता है। तो उसके अंदर ये बोल रहा है कि वेलकम किट में क्या क्या उसके अंदर होता है। तो उसके अंदर तो वैसे एक्चुअली चेकबुक तो नहीं होती उसके अंदर, है ना। चेकबुक तो जब आप, अगर आपको वैसे चाहिए, कैसे नाम वाली, तो वो तो वहां से आती है। और डेबिट कार्ड बिना नाम का, और बैंक का जो मैनुअल, एक आधा कुछ पर्चे फॉर्म ऐसे होता है वेलकम किट के अंदर। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि चेकबुक सर नाम का कैसे आएगा उसकी। वो चेकबुक तो आपको, जो आपका नाम वाली चेकबुक होती है, कि एटीएम होता है, वो आपके हेड ऑफिस जहां पर होगा, अब बैंक टू बैंक कहां पर है उसका, वहां से आएगी। ठीक है, लेकिन वेलकम किट मेनली जब नया कस्टमर खाता खुलाता है तो उसके लिए वेलकम किट मिलता है उसको। अब देखो नीचे क्या लिखा है, वेलकम किट एक लिफाफा है जो बैंक द्वारा ग्राहक को तब दिया जाता है कि जब वो नया खाता खोलता है, और यह किट तो ग्राहक के संचार के पते पर भेजी जाती है या ग्राहक को उसकी होम ब्रांच में सौंप दी जाती है। होम ब्रांच में भी दी जाती है और उसके घर के एड्रेस पे। उसमें और कुछ भी बहुत चीजें रहती है उसमें, परसों मैंने बताया था आपको। ठीक है, नेक्स्ट, आरबीआई द्वारा डोर स्टेप बैंकिंग प्रणाली की न्यूनतम आयु की आवश्यकता क्या है? कि मतलब आरबीआई ने एक वो निकाली ऐप है, डोर स्टेप। डोर स्टेप मीन्स होता है, डोर मीन्स होता है दरवाजा, और स्टेप मीन्स होता है जाना या कदम। कि आप जिस बैंक में काम करते हो, कि आप कितने तक के जो साल के लोग हैं उनके घर पे जाओगे और उनसे खाता खुलवाओगे, उनको समस्या है, उनकी क्या दिक्कत है, वो नहीं आ पा रहे हैं, तो कितने साल तक मिनिमम एज है उनकी। देखो अगर आदमी 50 साल का है तो आदमी तो चला जाएगा,
60 साल का चला जाएगा। तो कितने साल तक के बंदों के लिए ये सरकार या आरबीआई ने ये फैसिलिटी दी है? 60 साल, 55 साल, 70 साल या 65 साल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका 70 साल तक के जो लोग हैं, अगर उससे ऊपर किसी उम्र है और वो बैंक में नहीं जा पा रहा है, तो आरबीआई ने उनके लिए डोर स्टेप, अगर आपके कोई नजदीक हो तो आप उनको जरूर बताएं कि भाई ये डोर स्टेप बैंकिंग प्रणाली आरबीआई ने लॉन्च की है, वो आप लोगों के लिए की है। देखो नीचे क्या लिखा, डोर स्टेप बैंकिंग में के जरिए बैंकिंग से जुड़े काम घर बैठे ही किए जा सकते हैं, जैसे कि पैसे निकालना, जमा करना, चेकबुक लेना, टीडीएस फॉर्म 16 और टर्म डिपॉजिट रिसीट पाना आप घर के अंदर ही कर सकते हैं, बशर्ते आपकी उम्र 70 साल से ऊपर होनी चाहिए। करेक्ट है भाई। दोस्तों बीच में बिना ब्रेक के इतनी स्पीड, लेकिन फिर भी टाइम 15-16 मिनट हो चुके हैं, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि चलो, विच अकाउंट डज नॉट हैव अ चेकबुक, कौन से खाते में चेकबुक नहीं दी जाती, ये तो आपके लिए क्वेश्चन था और आज भी क्वेश्चन ही है, क्योंकि एक दो जो हमारे बंदे थे उन्होंने दो ने आंसर दिया था, अभी तक किसी ने इसका आंसर नहीं दिया। ये दो तो मैंने आपको बता दिया, सेविंग और करंट, इन दोनों में चेकबुक होती है। पहले बता देता हूं इसमें तक किस खाते में चेकबुक नहीं है, तो सेविंग और करंट में चेकबुक है। अब आपने बताना आरडी जिसको हम करते हैं और एफडी जिसको भी हम करते हैं, क्या मैंने एफडी करवा दी है, तो इन दोनों में किस में चेकबुक होती है और किस में नहीं होती, ये क्वेश्चन मार्क तो बना ही हुआ है आपके पास। एक एमएसएमई का आपने आंसर नहीं दिया, स्मॉल मैंने आपको स्मॉल बता दिया था, और भी आगे आपको परसों बताया था। जब तक आप ऐसे गूगल में सर्च नहीं करोगे, आप ब्रांच में किसी को पूछोगे नहीं, तो कैसे पता लगेगा फिर। और प्रैक्टिकल पे जरूर ध्यान देना, क्योंकि वहां पे प्रैक्टिकल भी आता है। हु आर स्मॉल फार्मर्स, जो छोटे किसान होते हैं वो कौन होते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि छोटे उनकी हाइट छोटी है, पैसे कम है, भूमि के आधार पे किसानों को ऐसा बांटा गया है कि कौन सा किसान के अगर उसके पास इतनी भूमि है, इतनी जमीन है, तो वो छोटा किसान है, बड़ा किसान है, मीडियम किसान। तो जमीन यहाँ पर 3 से 5 हेक्टेयर की, 2 से 3 हेक्टेयर की, 1 से 2 हेक्टेयर, ये इनमें से सभी हैं जो वो छोटे किसान हैं। नहीं, जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर की जो भूमि होती है ना, उनको छोटे किसान में गिना जाता है। 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि पर खेती करने वाले किसान स्वामी किराएदार पर बटाईदार के रूप में को लघु किसान कहा जाता है, उनको छोटे किसान कहा जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द टेकिंग आउट ऑफ रेसिडेंशियल होम लोन 3 ऑफ मोर टाइम्स, अगर आप होम लोन लेते हैं, आप घर का जो लोन लेते हैं, अगर आपने 3 बार से ज्यादा ले लिया, तो वो किस लोन में कन्वर्ट होता है? होम लोन में, प्रॉपर्टी लोन में, कॉमर्शियल लोन में या पर्सनल लोन में? वो कॉमर्शियल लोन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे होम लोन है, आपने आज लिया, फिर आपने पूरा किया, फिर दोबारा ले लिया, फिर आपने ले लिया, फिर दोबारा ले लिया, तो ऐसे वो कॉमर्शियल लोन में कन्वर्ट हो जाता है। खाली एक क्वेश्चन है, बाकी ज्यादा समझने की इसको जरूरत नहीं है। बेसिक क्वेश्चन आपने समझने हैं, क्योंकि आपके पेपर में बेसिक ही आएंगे। अगर कोई आपको इतना हार्ड या ऊपर लेवल का पढ़ा रहा है और आप उसको रुपए दे रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसी गलती ना करें। किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप फ्री में पढ़िए और फ्री में क्लर्क बनिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉमिनी इन एनी अकाउंट, अगर आपने खाता खुलवा रखा है तो एक खाते में कितने नॉमिनी हो सकते हैं? कितने नॉमिनी हो सकते हैं खाते में? 2, 3, 1 या नो लिमिट? तो ये तो आपको पता ही होगा कि इसमें एक ही नॉमिनी हो सकता है, बस। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ आरडी, आरडी की मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या 6 लाख? तो इसकी होती है ऑप्शन नंबर सी, 5 लाख ही लिमिट होती है मैक्सिमम आरडी की। रिकरिंग डिपॉजिट, इसकी जो मैं फुल फॉर्म बताऊंगा आपको, तो इसकी फुल फॉर्म होती है रिकरिंग डिपॉजिट आरडी की। केवाईसी के कितने तत्व होते हैं? हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ केवाईसी, केवाईसी के कितने तत्व होते हैं? पेपर में यही आया था, 3, 2, 4 या 5। एक्चुअली आपको 3 मिलेंगे उसमें, किसमें? आपको 3 मिल जाएंगे इंटरनेट पे, लेकिन केवाईसी के 4 तत्व हैं, सीएपी,
इसकी फुल फॉर्म भी आती है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। दूसरा आता है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर। और तीसरा आता है मॉनिटरिंग ट्रांजैक्शन। और चौथा है रिस्क मैनेजमेंट। लेकिन इसका आंसर 4 है। इंटरनेट में आपको 3 मिल जाएगा, लेकिन इसका आंसर 4 है। और यहाँ पर होती है आपकी क्लास समाप्त। और फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।